चालू करो। गुड इवनिंग, जल्दी करें, जुड़ जाए फटाफट। जल्दी से जुड़ जाओ सब लोग, थर्ड ईयर वालों। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिए, पिछले टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पढ़ना था। उसके पहले हमने कहा था कि सीक्वेंस, उसके लिमिट कन्वर्जेंट क्या होता बता दें थोड़ा सा, फिर उसके बाद सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कह दें। ठीक, चलिए। सीक्वेंस बताया था लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, सीक्वेंस इन मेट्रिक स्पेस, ठीक है। क्या होता है, बस कुछ नहीं, जहां पे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि सीक्वेंस में जो होता था आर, वहां पर मेट्रिक स्पेस का अंडरलाइन सेट हो जाएगा बस। ठीक, तो लेट XD be a metric space, metric space, then a sequence in X या metric space is a map या from N to X, ठीक है, N to X। सीक्वेंस कुछ नहीं, एक मैप होता है नेचुरल नंबर से, आर में तो रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, एक्स यानी कि जिसके ऊपर आपका अंडरलाइन सेट है, जिसके ऊपर मेट्रिक स्पेस बना हुआ है, उस सेट के तक आर हो गया। पर्टिकुलर रियल लाइन ले लिए तो आर ही आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी हो। तो ये आपका सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे होता है सब, ठीक है। 1 का इमेज यहाँ मिलेगा तो क्या मिलेगा, F1, 2 का इमेज मिलेगा तो क्या F2, 3 का इमेज मिलेगा तो क्या F3, ऐसे n का इमेज जो मिलेगा क्या मिलेगा Fn। तो F1 को कहते हैं फर्स्ट टर्म, F2 को कहते हैं सेकेंड टर्म, F3 को कहते हैं थर्ड टर्म। यही हम लोगों ने पढ़ा था, लिख दो थोड़ा सा। F1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म of the sequence and denoted by A1। F2 को सेकेंड टर्म of the sequence and denoted by किससे, A2 से। कहीं कहीं U भी लिख दिया जाता है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एंड सो ऑन, ठीक, ये हो गया, लिख दो फटाफट। छोटी सी बात है, छोटा सा है, ठीक। अभी यही लिखबे किए हैं का, ये तो पिछले टर्न पर भी लिखा था इतना, ठीक। ये तो पिछले टर्न पर भी लिखा था, ठीक। द सीक्वेंस F from N to X इज रिटन एज, कैसे लिखते हो इसको, कैसे लिखते हैं वो, पहला टर्म भाई, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ऐसे लिखते जाओ, nवां टर्म, ऐसे ऐसे। आर इसी को हम लोग लिख देते हैं AN,
n बिलोंग टू n, कुछ लोग इसी को ऐसे लिख देते हैं, वो जाने, और कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं सीक्वेंस को, n इज इक्वल टू 1 to infinity। ठीक, इस तरीके से नोटेशन होता है, हम लोग जनरली ये डिनोट करते हैं। ठीक हो, क्लियर? चलो ठीक, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, जब किसी सीक्वेंस के पास कोनो लिमिट होती है तो उसे कन्वर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट का सीधे डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, क्या होता है। लेट an be a convergent sequence in a metric space xd and converging to a belong to x, then जैसे डिफिनीशन आप लिखते थे वही, देन फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट। देखो हम लोग जब आर में पढ़ते थे तो हम लोग ये लिखते थे, बहुत ध्यान से देख लीजिए, पिछले टर्म पर भी बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि हम लोग ये लिखते थे मॉड an माइनस ए इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन लिखते थे, कहाँ, आर में। ठीक है, लेकिन जब यही मैट्रिक में करते हैं तो यही मॉड जो होता है, डिस्टेंस जो मेजर करना होता है, उसी को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं, डी से। ठीक है, बस ये चीजें हो जाती हैं, और बकिया सब कुछ सेम वही चीज है। सच दैट डी ऑफ an a इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू m। ठीक हो, या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, an बिलोंग टू b ऑफ a इप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ठीक, ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यही तो हम लोगों ने ओपन बॉल का डिफिनीशन पढ़ा था, डी एक्स वाई इज लेस देन इप्सिलॉन, तो y बिलोंग टू बी एक्स इप्सिलॉन, ऐसे भी तो पढ़ा था, तो वही भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी ऑफ an a इज लेस देन इप्सिलॉन या an बिलोंग टू बी ए इप्सिलॉन, दोनों बातें एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक हो, लिख दो। एंड डिनोटेड एज, लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान दो, ऐसे लिखते ना हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a, या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है an इज टेंडिंग टू a एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, या ध्यान दो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ an a इज टेंडिंग टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, तो लिखने के लिए लिमिट लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। इस तरह से लिमिट तीन तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर डी ऑफ an a इज टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है, an की वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, a की तरफ, क्योंकि आप जानते हो ये डिफिनीशन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x बराबर क्या होता है, y होता है। तो उस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, बस लिख दो फटाफट। नोट कर दें फटाफट।
जल्दी करें, जल्दी से नोट कर दें, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर से हमने कहा कि बता दें, एक बार ध्यान मिला दें, क्योंकि आप जब ज़्यादा दिन हो जाता है चीज़ों को आप भूल जाते हैं, फिर से आपके बल को, आपके ताकत को याद दिलाना पड़ता है। ये है, देखो ये आप जानते हो, ठीक है, कहते हैं हाँ हाँ अब हमें पता है, हाँ जानते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन बाद जब कोई चीज़ पढ़ते हैं हम लोग तो लगता है थोड़ा थोड़ा यार कहीं देखा था, कहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए बार बार कहा जाता है मैथमेटिक्स में रिवाइज बहुत ज़्यादा करना चाहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ दिनों के लिए आप उसको छोड़ दिए हैं तो फिर वो आपको नए सिरे से समझिए शुरू करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ हमने पढ़ा था, चलो फिर से इसको पढ़ो, ठीक है। चलिए आइए, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया करना था, उसी को कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट sequential criteria of continuity, sequential criteria of continuity, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर आर के लिए पढ़ा था, यहाँ पर हम लोगों को मेट्रिक स्पेस के लिए पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, या आपसे स्टेटमेंट देके भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से। देखो क्या है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान से देखिए। लेट x dx and y dy are any two metric spaces, then a map f from x to y is continuous if and only if for every sequence an in x converges to a belong to x, for every sequence an converges to a in x, the sequence उसके इमेज का सीक्वेंस f of an, the sequence इतना in y converges to f of a in y। देख लो बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर x में कोई भी सीक्वेंस है जो a पर कन्वर्ज करता है तो उसके इमेज का जो सीक्वेंस होगा वो उस सीक्वेंस के लिमिट पर कन्वर्ज करेगा, f ऑफ a पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। बस इतना सा डिफिनीशन है। फॉर एवरी सीक्वेंस an in x converges to a, the sequence f of an in y converges to f of a। अगर an कन्वर्ज कर रहा था a पर तो f ऑफ an जो है वो कन्वर्ज करेगा किस पर, f ऑफ a पर। बस इतना कहने का मतलब है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, an अगर a पर कन्वर्ज करता है तो f ऑफ an कन्वर्ज करेगा किस पे, a पे। अब उल्टा अगर कोई भी सीक्वेंस an a पर कन्वर्ज करता है और f ऑफ an f ऑफ a पर कन्वर्ज करता है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही इसका स्टेटमेंट है, ठीक। लिख दो फटाफट। फुल स्क्रीन करने पर कैसे कट जाएगा, रोटेट ना करो मोबाइल, उसमें जो बगल में बटन दिया गया उससे फुल स्क्रीन करो, तब नहीं कटेगा।
जैसे हम लोगों के पास होता नहीं कि मोबाइल को रोटेट कर देते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाता है, तो उसमें हो सकता है कट जा रहा हो, लेकिन उसमें देखो बगल में जो दिया रहता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे करते हैं वैसे उसको क्लिक करके फुल स्क्रीन करो तो नहीं कटेगा। ठीक है, वैसे फुल स्क्रीन करिए तो नहीं कटेगा। जैसे मोबाइल में हम सीधा करके देख रहे हैं, पलट दिया तो फुल स्क्रीन एक हो जाता है, और एक क्लिक करके हम लोग फुल स्क्रीन करते हैं, तो क्लिक करके फुल स्क्रीन करिए तो नहीं कटेगा। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि फंक्शन f कंटीन्यूअस होगा तो डोमेन में कोई भी सीक्वेंस है किसी भी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है तो उसके इमेज का सीक्वेंस जो बनेगा f ऑफ an वो भी कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट पे जो a का इमेज होगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो आपका जो मैप है या फंक्शन है ये क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक ना, क्लियर? चलो लिख दो फिर आगे बढ़े। चलिए, प्रूफ में कुछ नहीं है, दो दो लाइन का प्रूफ है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। प्रूफ बहुत ध्यान दीजिए। प्रूफ में लेट f पहले एक तरफ का मान दीजिए, f फ्रॉम x to y is a continuous map, continuous map and n belong to n is convergent sequence in x and converges to a belong to x। तो हमें क्या दिखाना, देखो यह कंटिन्यूअस है, कोई भी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस आपने ले लिया जो a पर कन्वर्ज करता है, तो हमको क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that sequence f of n belong to n is convergent is, या ऐसे लिख दो, converges to f of a belong to y। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हमने लिया जो a पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हमको दिखाना है f ऑफ an वाला सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा किस पे, f ऑफ a पर। ठीक है, ठीक, लेफ्ट कट रहा है कि राइट कट रहा है उतना हम छोड़ के लिख देना, उतना क्या दिक्कत है। अगर मान लिया कट भी रहा है तो उतना हम छोड़ दे रहे हैं, इतना इधर छोड़ दे रहे हैं, इतना इधर छोड़ दे रहे हैं, नहीं कटेगा। ठीक, चलो नोट करो इतना, फिर आप कंडीशन लगाओ, कंटिन्यूटी का कंडीशन लगाओ, फिर सीक्वेंस के कन्वर्जेंट का कंडीशन लगाओ, फिर आप इसको दिखाओ, जल्दी करो। नोट करें, जल्दी करें। ठीक है, शुक्रवार से आप लोगों का फर्स्ट पेपर भी शुरू कर देंगे, फ्राइडे से। ठीक है, फ्राइडे से फर्स्ट पेपर भी शुरू कर देंगे। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी फर्स्ट पेपर यानी कि फ्राइडे से शुरू कर देंगे। अब इधर कंटिन्यू दो दिन
दोनों को चलाते रहेंगे, 2 दिन ये 2 दिन वो, ठीक है। और इसी बीच में आपका 4th पेपर भी लगा देंगे। अब इसी हफ्ते में सब शुरू करवा देते हैं, ठीक। फ्राइडे से हम 1st पेपर शुरू कर देंगे और देखते हैं इसी हफ्ते में आपका लगवा देते हैं 4th पेपर भी, ठीक है। क्लियर? चलो चलिए आइए, जो कंडीशन दिया गया उसका प्रयोग करें। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका लिमिट ये है, तो हमको दिखाना है इसकी लिमिट ये है, ठीक। चलिए इसी का प्रयोग करते हैं। तो सिंस, ध्यान दो, सिंस f फ्रॉम x to y इज कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस है तो डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा ना। तो देखो इस सीक्वेंस की जो लिमिट ली हो a, ये भी तो x में ही है, तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट a बिलोंग टू x, ठीक है। तो डिफिनीशन लगाओ, कंटिन्यूटी का डिफिनीशन तो आपको याद होगा। देन फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव, या कोई भी इप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कैसे लिखते हो, याद है, भूल गए, कैसे लिखते थे, डी ऑफ डी एक्स है, हाँ डोमेन है ना, डी एक्स ए इज लेस देन डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। इसे पहला लिख दो, डिफिनीशन लगा दिया, ठीक। कंटिन्यूटी का डिफिनीशन ही होता है, हमने लगा दिया। अगेन सिंस an is trending to a as n tends to infinity, तो प्रत्येक इप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिलता है। तो देखो यहाँ पर हम प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मिलता है, तो हम पॉजिटिव इसके लिए रियल नंबर जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डेल्टा। देन फॉर अबव डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर सबके लिए होता है ना, तो हम डेल्टा, जो यहाँ पर डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है वही ले रहे हैं। डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट, कैसे, क्या कहते थे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ x an a इज लेस देन क्या, डेल्टा। इसे हम लिख दे रहे हैं क्या, दूसरा। दो डिफिनीशन ही केवल लगाया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिख दिए हो यार। सर 1 यूनिट सभी पेपर का कंप्लीट करा दीजिए क्योंकि मंथली टेस्ट होने वाला है। हाँ वही काम होगा ही, रेगुलर चलता रहेगा वो ना, हो जाएगा। टेस्ट लेने वालों को तो कुछ पढ़ाना नहीं है यार, अब केवल वैसे पढ़ाना हो तब तो 1 यूनिट का 2 यूनिट खत्म कर दें, ठीक है। लेकिन हम लोगों को तो सब कुछ लेके चलना है, इस तरह से तो काम करना नहीं है कि बस हो गया, ठीक है। हो जाएगा, सब काम होता रहेगा सीधे सीधे। एक यूनिट, पहले वाली यूनिट ख़त्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। शुरुआती यूनिट ही सबसे बड़ी, हर जगह आप देखें, फर्स्ट ईयर में भी देखे हो, सेकेंड ईयर में भी देखे हो, थर्ड ईयर में भी वही हाल है। पहली यूनिट जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, उसके बाद यूनिट आपकी छोटी छोटी हो गई हैं, ठीक है ना। तो या ऐसा किया जाए कि कुछ पोर्शन को छोड़ के पढ़ाया जाए, तब चाहे आपका जल्दी से ख़त्म हो जाए। नहीं तो पहली यूनिट जो है आपकी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर का तो आप पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे, वो तो हो गया होगा ज़्यादा क्योंकि इधर लगातार क्लास चली है। तो पहली यूनिट दोनों पेपर का बड़ा है, उसके बाद बीच की 2 यूनिट, दूसरा और तीसरा, दोनों को मिला दिया जाए तो पहली यूनिट के बराबर है। इस तरह से आपके पूरे फर्स्ट पेपर में भी है और
सेकंड पेपर में भी है। तो थोड़ा सा पहली ही यूनिट को पढ़ाने में ज़्यादा समय लगना है, फिर उतने ही समय में 2-2 यूनिट खत्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पहली यूनिट से ही पूरी भूमिका बननी है आपकी। चलिए, आप देखते होंगे जब इसी का आपका सिलेबस जो लिखा है वो 2 पार्टों में लिखा है, यानी कि समझ लीजिए कि 2 यूनिट के बराबर 1 यूनिट पहला यूनिट दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको कैसे इतना आसानी से जल्दी से तो ख़त्म किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है। चलिए गौर करिए जल्दी से, यहाँ ध्यान दो। ये देखो यक्स जो होता है क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, डोमेन का आर्बिट्रेरी नंबर होता है ना यक्स। यक्स जो होता है क्या होता है, आर्बिट्रेरी नंबर। तो देखो एन भी तो आपका किसका है, डोमेन का ही है। तो पहले इक्वेशन में हम यक्स के जगह पर क्या पुट कर दे रहे हैं, एन पुट कर दे रहे हैं। पुट, क्योंकि सभी के लिए कंडीशन होल्ड करेगा ना, पुट x इज इक्वल टू एन इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, डी ऑफ x एन ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट डी ऑफ y, यहां देखो x के जगह पर जब हम रखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, f ऑफ एन, और ये तो f ऑफ ए ही है, f ऑफ ए इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। इसे हम कह देते हैं क्या, तीसरा, ठीक है। यक्स कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके आप काम कर सकते हो ना, तो एन भी तो आपके यक्स का ही कोई नंबर है, तो ये ले लिया। अब देखो दूसरे और तीसरे को आप मिला दीजिए। दूसरे और तीसरे को कैसे मिलाओगे, देखो P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज R, ऐसे P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज R। तो हम जानते हैं कि P इंप्लाइज करेगा किसको, R को, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, क्या हो गया देखो, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज R, तो P इंप्लाइज क्या हो गया, R। फॉर ऑल n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ y f ऑफ an f ऑफ a इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। तो देखो यही लिमिट का डिफिनीशन होता है सीक्वेंस के। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू m, f ऑफ an f ऑफ a इज लेस देन इप्सिलॉन, यानी कि f ऑफ an ट्रेंड कर रहा है किसको, f ऑफ a को, काम खत्म है। या हम लिख देते हैं फिर से एक बार डिफिनीशन को, दैट इज फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट क्या, फॉर ऑल n ग्रेटर देन r इज इक्वल टू m, दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ y f ऑफ an f ऑफ a इज लेस देन इप्सिलॉन। इप्सिलॉन है ये, ठीक है, लेस देन क्या, इप्सिलॉन। तो ये तो डिफिनीशन होता है आपके सीक्वेंस की लिमिट का। सो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ an इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ a, है ना, दैट इज f ऑफ an कन्वर्जेस टू f ऑफ a इन कहाँ y, देख लो वही है, हो गया। नोट कर दो फटाफट, कन्वर्सली भी कर देते हैं। ठीक, जल्दी से नोट करें। जल्दी करो फटाफट, सब लोग नोट करें जल्दी से।
जल्दी करो, नोट करो फटाफट। बोला करो एक सुर में तुम लोग। बस तीन लोग हो और सब सो रहे हो। जोर से बोलो, आगे बढ़ा जाए। कहे जोर से बोलो तो कह रहा है जय माता दी। जय माता दी नहीं, नोटेड लिखो। हाँ हो गया। चलिए कन्वर्सली देखो, हम इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए जैसे हमको कोई भी स्टेटमेंट ऐसे प्रूफ करना होता, हमने आपको बार बार कहा निगेशन से प्रूफ कर देते हैं। जैसे हमको प्रूफ करना है P इम्प्लाइज Q, तो इसके बदले में हम ये प्रूफ कर दें माइनस Q इम्प्लाइज क्या, माइनस P, तब भी हमारा हो गया। ठीक है, तो इसके बदले में हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। दोनों का मीनिंग, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमको क्या दिखाना है, अगर AN कन्वर्ज करता है A पर और F ऑफ AN कन्वर्ज करता है किस पर, F ऑफ A पर, तो हमको दिखाना है कि F जो होगा कंटीन्यूअस होगा। तो इसका निगेशन कर देते हैं। क्या निगेशन कर दें, हम मान लेते हैं कि F कंटीन्यूअस नहीं है। F कंटीन्यूअस नहीं है, AN A पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हमको दिखाना F ऑफ AN F ऑफ A पर कन्वर्ज नहीं करेगा। ये देखो ध्यान से, हम निगेशन से इसको प्रूफ कर देते हैं कि हमको ये मान के ये दिखाना, तो इसका निगेशन कर देते हैं। यानी कि इसका निगेशन क्या हो गया, F नॉट कंटीन्यूअस, यानी कि F कंटीन्यूअस नहीं है। तो हमको दिखाना क्या है कि AN अगर A पर कन्वर्ज करता है तो F ऑफ AN F ऑफ A पर कन्वर्ज नहीं करेगा, अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो कन्वर्सली लिख दीजिए। कन्वर्सली सपोज if possible F is not continuous, F is not continuous and AN converges to A belong to X, then we have to show that, तब हमें जो सिद्ध करना है, then we have to show that जो F of AN है is not trending to F of A as n tends to infinity। ठीक है, तो हमको ये दिखा देना है कि F of AN F of A पर कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात। चलिए कंटीन्यूअस नहीं है, तो यानी किसी भी पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं होगा, यानी कि A पर भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। यहीं से काम कर लो, जैसे आपने पहला वाला किया है बिल्कुल वही में नॉट लगा के आपको कर देना है। नाउ सिंस F is not continuous, so F is not continuous at A belong to X। मतलब कंटीन्यूअस नहीं, यानी कि डोमेन के किसी भी पॉइंट पर कंटीन्यूअस नहीं है, तो A पर भी कंटीन्यूअस नहीं होगा। कंटीन्यूअस ना होने का क्या मतलब होता है, वो किसी ना किसी पॉइंट पर कंडीशन फेल करेगा। देन फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट, कैसे हो,
डी ऑफ डी एक्स, यक्स ए तो डेल्टा से कम होगा, लेकिन ये जो इम्प्लाइज करेगा डी ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इज नॉट लेस देन इप्सिलॉन। ये तो मतलब हुआ, यानी किसी ना किसी पॉइंट पर कंडीशन फेल करा, यानी कि कोई ना कोई इप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। या बहुत से जगहों पर ये लिख देता नॉट लेस देन को ऐसे लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू इप्सिलॉन, दोनों का मीनिंग एक है, नॉट लेस देन। ठीक हो, तो इसे आप लिख दीजिए यहाँ पर कैपिटल फर्स्ट लिख दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने किया था वैसे करेंगे बिल्कुल। अगेन सिंस एन जो है वो ट्रेंड तो करता ही करता है को, एज एन ट्रेंड्स टू इंफिनिटी, देन फॉर डेल्टा, देन फॉर above delta positive there exists m belong to n such that for all n greater than or equal to m this implies that d of x an a is less than delta। इसे हमने लिख दिया क्या दूसरा, बिल्कुल वही पूरा कंडीशन वही लगा देते हैं, बहुत जगहों बहुत तरीके से प्रूव किया गया लेकिन कुछ नहीं। अब देखो ये यक्स तो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है, जैसे वहां किया था पुट यक्स इज इक्वल टू एन इन फर्स्ट बिगेट, क्या हो जाएगा डी ऑफ यक्स एन ए इज लेस देन डेल्टा but d of y f of an f of a is not less than इप्सिलॉन। इसे कह दो क्या थर्ड, देखो पूरा वही बातें आ गई, बाय सेकंड एंड थर्ड कर दो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड बिहेव क्या हो जाएगा, देखो ये इम्प्लाइज इसको, ये इम्प्लाइज इसको, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ वाई एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए इज नॉट लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ देखो चाहे एक ही इप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए यह कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन, यही तो डेफिनेशन तो आप पढ़ते हो ना कि लेस देन इप्सिलॉन होना चाहिए, यहां क्या गया नॉट लेस देन, तो एफ ऑफ ए एन इज नॉट ट्रेंडिंग टू एफ ऑफ ए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, ये काम हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। तो ये तो आपको सिद्ध करना था, कंटीन्यूअस नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, तो कंट्राडिक्शन से ये हो गया। ठीक, लिख दीजिए इतना, हेंस प्रूव्ड। कि कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, तो इफ एंड ओनली इफ के केस में हो गया। ठीक हो, जल्दी करें, नोट कर लें फटाफट। ये जो हम लोगों ने 3-4 थ्योरम किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस यूनिट का, ठीक है, पहले यूनिट का। अगर आप लोगों का सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब भी ये समझ लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आपके बनने हैं, ठीक है। और वो सब्जेक्टिव कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हुआ तो, और सब्जेक्टिव हुआ वो तो आप
मार्च अप्रैल में पता चलेगा कि होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि कंटिन्यूअस है तो इनवर्स इमेज आपका ओपन सेट का क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इनवर्स इमेज आप क्लोज सेट क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो ए एन अगर ए पर कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ ए एन कन्वर्ज करेगा किस पर, एफ ऑफ ए पर। क्लोजर वाला एफ ऑफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है ना, तो इन चारों से आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो लिमिट सेवरल वेरिएबल यानी कि आर्यन आर्यम में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सिंगल वैल्यूड में लिमिट कैसे पढ़ते थे उसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर से, फिर सेवरल वैल्यूड में उसी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। लिमिट ऑफ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, आर से आर में जब फंक्शन होता है तो आप लिमिट कैसे पढ़ते थे उसी को हम यहाँ फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो यही आर्यन में जब हो जाएगा, आर्यन में होगा तो क्या होगा, क्या कन्वर्ट होगा, बस इतना ही केवल आपको ध्यान में रखना है। तो क्या होता था हो, यही तो कहते थे कोई फंक्शन है। ठीक है, इसकी लिमिट हम कहते थे यल है जब यक्स टेंड करता है किस पर, ए पर। कब, फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, बार बार इसी पे चर्चा कर रहे हैं, 0 से बड़ा होगा मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन। ठीक है, जब एक वैल्यूड का फंक्शन होता है तो उसमें मॉड लगता है। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है तो उसमें क्या लगता है, मॉड लगता है। लेकिन वही जब सेवरल वैल्यूड में हो जाएगा तो मॉड ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉर्म में। मॉड कन्वर्टेड इनटू किसमें, नॉर्म में, बस और कोई अंतर नहीं। मॉड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नॉर्म में। चलिए लेट एफ फ्रॉम A is subset of R to R be a map. Then F is said to have limit L belong to R as x approaches to a, limit L as x approaches to a if कब, for all epsilon positive there exist delta positive such that, क्या कहते हो, ऐसे तो लिखते हैं हो, 0 से बड़ा होगा मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, this implies that mod f of x minus l is less than क्या, इप्सिलॉन। यही होता है, ये डिफिनीशन है। ठीक है, ये सिंगल वैल्यूड में होता है। इसी को अगर हम नेबरहुड के रूप में लिखते थे तो कैसे लिखते थे, आपको याद होना चाहिए, गौर करिए कैसे होता था। क्या होता था, माइनस डेल्टा से बड़ा होगा x माइनस a और लेस देन होगा किससे, डेल्टा से, एंड x की वैल्यू नॉट इक्वल टू ए। क्यों, 0 से बड़ा तो x की वैल्यू कभी a के बराबर नहीं होगी। और ये इंप्लाइज क्या होगा, हो केवल मॉड का डिफिनीशन लगा दे रहे हैं बस, इज लेस देन इप्सिलॉन। ठीक, अब क्या करोगे, यहां पूरे इक्वलिटी में a को जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा, a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा x और a प्लस डेल्टा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, एंड ये ध्यान रहे x इज नॉट इक्वल टू a है, डिलीटेड नेबरहुड होता है ना। और यहाँ क्या यल जोड़ दीजिए तो यल माइनस इप्सिलॉन से बड़ा हो गया एफ एक्स लेस देन एल प्लस क्या, इप्सिलॉन हो गया। या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, ध्यान दो, ये तो बस आपको एक बार दर्शन करा दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हम लोगों ने किया था। इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे हो, x बिलोंग टू
ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा माइनस क्या ए, एक्स की वैल्यू ए के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर हमको यार लिखते थे, याद करो, एफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा किस में, एल माइनस इप्साइलन एल प्लस इप्साइलन में, ठीक हो। फिर अब इसी को हम लोग देखो डिलीटेड नेबरहुड के रूप में लिखते थे, क्या, x बिलोंग टू n स्टार ए डेल्टा लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, हो ऐसे लिख देते थे। और ये क्या हो जाएगा, अब इसको पुरानी बात इसलिए याद करा रहे हैं कि बस इसी पर आपको पूरा काम करना है सेवरल बाइल्यूड में, इसलिए हम बार बार पुरानी बातें हम आपको एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लिख देते थे क्या, एन एल इप्साइलन, ठीक है। अब कंडीशन ध्यान दो, अगर x बिलोंग करता है a में और f ऑफ x बिलोंग करता है किसमें, f ऑफ a में, तो हम जानते हैं कि a का डायरेक्ट इमेज ले लिया जाए, सॉरी f ऑफ x अगर b में बिलोंग करता है तो डायरेक्ट इमेज ले लिया जाए तो f ऑफ a इज कंटेंट होगा किसमें, f ऑफ b में। तो वही देखो कंडीशन बन गया, क्या हो जाएगा, यानी कि इसका अगर डायरेक्ट इमेज लिया जाए किसका, नेबरहुड का, तो ये हमेशा हमेशा कंटेंट होगा किसमें, एन एल इप्साइलन, यही होता है। देखो ये सिंगल वैल्यूड का हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, इसको डिनोटेड एज, मतलब लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, L, यही होता है फर्स्ट ईयर में ऐसे पढ़ते। देखो एक एक पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है, जितना वहां पर लिखा जाता था बिल्कुल एकदम पूरा किया, ऐसे मतलब चाहे डिफिनीशन आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मीनिंग एक ही है, ध्यान दो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, एक है। लिख दो इसको, इसी के आधार पर हम सेवरल बाइल्यूड का बता दे रहे हैं। बस जहां जहां आपका माड है वहां वहां नॉर्म हो जाएगा, और जहां नेबरहुड है वहां पर क्या हो जाएगा, ओपन बाल और ओपन बाल और पंचर्ड ओपन बाल हो जाएगा। बस एक से ज्यादा में, जिसे आर स्क्वायर में पहुंच गए, आर क्यूब में पहुंच गए, तो यानी कि वहां पर जो होता है क्या होता है, अब नेबरहुड तो होगा नहीं, रियल लाइन अगर केवल एक लेते हो तो उस पर नेबरहुड रहता है, और जब आप एक से ज्यादा वेरिएबल में बात करते हो तो वहां पर नेबरहुड ना हो के वही क्या हो जाता है, ओपन बाल, जैसा आपने मैट्रिक स्पेस में देखा है कि अगर केवल आर एक ही लाइन पर हम बात करते हैं, बार बार आपको बताया है, तो यहां पर नेबरहुड आता है। लेकिन अगर हम देखो यहीं आर स्क्वायर में बात करें, ये मान लिया ये भी आर है और ये भी आर है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर चारों ओर पॉइंट होता है, तो यही नेबरहुड यहाँ का ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन बाल में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतनी से अंतर है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसी के आधार पर उसको लिख दीजिए, ठीक, लिख दो फटाफट। लिमिट ऑफ सेवरल बाइल्यूड फंक्शन, लिमिट ऑफ बाइल्यूड, मतलब एक से ज्यादा बाइल्यूड का फंक्शन है, सेवरल बाइल्यूड फंक्शन, यानी अब आर नहीं होगा, आर से ज्यादा रहेगा, लिमिट ऑफ सेवरल बाइल्यूड फंक्शन। तो देखो जैसे लेट हम कह रहे हैं यस जो है वो सबसेट है किसका, आर्यन, आर्यन मतलब आप जानते हो, आर्यन मतलब एन टपल्स, आर क्रॉस कितने बार, एन बार, एंड एफ फ्रॉम एस टू आर एम बी ए मैप, ठीक है, यस फ्रॉम एस टू आर एन बी ए मैप, एंड इसमें जानते हो सेवरल बाइल्यूड में आता है तो हमको एक लिमिट पॉइंट लेना पड़ता है, इज ए लिमिट पॉइंट
ऑफ किसका, एस का। देन एफ इज सेड टू हैव लिमिट बी बार बिलोंग टू RM एज अप्रोचेज या टेंड्स अप्रोचेज टू ए बार। देखो बार लगा देना है जिससे आप थोड़ा सा दिमाग में ये रखें, वहाँ भी ये लिखा था यहाँ भी ये लिखें तो आर के ही एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं, इसलिए हमने अलग लिख दिया। ए बार बी बार एक्स बार ये लिखने का मतलब है कि ये वेक्टर हो गए। अब वेक्टर हो गए तो यानी कि ये आर्यन के एलिमेंट है, ठीक है ना। कुछ देर के बाद हम लोग नहीं भी लगाएंगे तो जब हम लोग पूरी तरह से आर्यन ही पढ़ने लगेंगे, मान लिया आपने नहीं लगाया है तो आप बार बार ये तो लिख रहे हो ना यहाँ के एलिमेंट है, तो नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा विभेद करने के लिए दोनों यहाँ के ए और यहाँ के ए में विभेद करने के लिए हमने बार लगा दिया। और वैसे बार लगाने का मेन मकसद होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ स्केलर क्वांटिटी होता है आर में, लेकिन आर्यन में क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। एक्स भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए बार लगा दिया जाता है, ठीक है ना। ये देखो लिमिट पॉइंट में उसी में तो बताया था आपको मेट्रिक स्पेस में ही कि लिमिट पॉइंट पर ही लिमिट एग्जिस्ट करता है, किसमें, मेट्रिक स्पेस में। ये आर्यन ये क्या है, मेट्रिक स्पेस ही है, यानी कि जब एक वैल्यूड से ज्यादा सेवरल वैल्यूड में जब पहुंचते हैं तब लिमिट पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सिंगल वैल्यूड में तो सब लिमिट पॉइंट है, लेकिन आपको जब एक से ज्यादा बैरल में है तो लिमिट हमेशा किस पर एग्जिस्ट करता है, लिमिट पॉइंट पर। यही तो शुरू में ही बताया था आपको कि लिमिट हमेशा कहां एग्जिस्ट करता है, लिमिट पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कैसे, इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे, पूरा वही फोटोकॉपी समझ लीजिए। कब, इफ फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, ध्यान दीजिएगा। तो वहां देखो हम लोग क्या लिखते थे, 0 से बड़ा है मॉड x माइनस ए, तो अब यहां मॉड नहीं लगेगा। आर्यन या आर एक वेरिएबल से ज्यादा जब होता है तो डिस्टेंस को हमेशा मेजर किया जाता है किससे, नॉर्म से। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, 0 से बड़ा है क्या, नॉर्म ऑफ x माइनस ए इज लेस देन क्या, डेल्टा। दिस इंप्लाइज दैट, गौर करिएगा, दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म एफ ऑफ एक्स माइनस बी बार इज लेस देन क्या, इप्सिलॉन। क्लियर। देखो पूरा डिफिनीशन वही है, बस केवल और केवल आपका जहां मॉड लगता था वहां क्या लग गया है, नॉर्म लग गया। एक से ज्यादा जब वेरिएबल होंगे तो आपको डिस्टेंस जो है मेजर, जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, नॉर्म से करते हैं। अगर यही मेट्रिक स्पेस दिया होता तो डी से करते, लेकिन अब यहां आर्यन आपको दे रहा है तो यानी कि नॉर्म से मेजर करना ये, ठीक। अब इसी को हम और आगे बढ़ाएं तो आप जानते हो कि यही आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी को हम आगे बढ़ाएं तो ये ओपन बाल हो जाएंगे। तो यहां क्या कहोगे, एक्स बार जो है बिलोंग करेगा पंचर्ड ओपन बाल, बी ए डेल्टा, इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एस होगा, क्यों, लिमिट पॉइंट है। इधर क्या हो जाएगा, हो एफ ऑफ एक्स बार जो होगा वो बिलोंग करेगा ओपन बाल बी बार इप्सिलॉन का, ठीक हो। क्लियर ये चीज। यहां पर देखो वहां नेबरहुड आता था, यहां पर क्या आ गया, ओपन बाल। क्यों ओपन बाल, क्योंकि अब एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है तो आपका केवल एक लाइन पर बात नहीं होगी, यानी कि स्पेस में बात होगी। स्पेस में नेबरहुड को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन बाल का लेते हैं, ओपन बाल ये, ठीक। अब वही बात फिर से, इसका डायरेक्ट इमेज अगर ले लिया जाए, बी स्टार ए डेल्टा इंटरसेक्शन यस, ये पूरी तरह से कंटेंड होगा किसमें, बी ऑफ बी इप्सिलॉन,
ठीक है, बस इतना थोड़ा सा अंतर जो है उसी को हम लोगों को ध्यान में रखना है, बस और कुछ नहीं करना है, केवल अंतर ध्यान में रखना है। ठीक है, आप जानते हो ये सब डिफिनीशन जो होते हैं थ्योरेटिकल पार्ट के लिए होते हैं, जो थ्योरम वगैरह सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को अलग से कुछ ना कुछ उसका तरीका बताया जाएगा। अभी आगे हम लोग लिमिट निकालना, कंटिन्यूटी चेक करना, थ्योरेटिकल पार्ट के लिए तो ये डिफिनीशन है, लेकिन जब मैथमेटिकल यानी क्वेश्चन करने तो उसके लिए अलग अभी आएगा। ठीक है, साइमल्टेनियस लिमिट, रिपीटेड लिमिट, ये सब बातें भी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में सेट भी कर लो, क्योंकि बार बार जहां भी हम लोगों को प्रयोग करना, देखो चाहे ये डिफिनीशन प्रयोग कर दो चाहे ये प्रयोग कर दो, दोनों का मीनिंग एक है। और इसको भी डिनोट कैसे करोगे, मान लिया डिनोट करने के लिए कह रहा है, डिनोटेड एज, कैसे, लिमिट वही जो आपका वहां नोटेशन था, x बार इज टेंडिंग टू a बार, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, b बार। ठीक, नोट करो फटाफट। जल्दी करें। तो जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे लिमिट के लिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, योग के लिए, स्केलर प्रोडक्ट के लिए, मॉड के लिए, वैसे यहाँ भी है। चलिए उसको भी लिख देते हैं, प्रूफ करेंगे कल। धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाया जाए। थ्योरम लेट S इज सबसेट ऑफ आर्यन एंड, देखो दो फंक्शन की बात करें, F एंड G फ्रॉम S टू आर्यन B मैप्स एंड इज ए लिमिट पॉइंट आप किसका, S का, सच दैट लिमिट, ध्यान दीजिएगा, x a f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लिया कह रहा है b है, एंड लिमिट g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, c हम कह दे रहे हैं। तब देन आपको करके लेके आने हैं, तो देन पहला लिमिट ऑफ f प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, b बार प्लस माइनस c बार। ठीक है, यानी कि दो फंक्शनों को जोड़ दिया जाए तो उसके लिमिट के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, दूसरा ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a लेमडा f ऑफ x हाँ प्रशांत, हाँ प्रणाम, क्या हुआ, नहीं ऐड हुआ क्या अभी? राहुल को किए मैसेज, तो क्या कहे, तो फोन करो यार, नहीं देख रहे हैं तो फोन करो। जो मैं हूँ कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ थर्ड ईयर वालों को, देखो, हाँ राहुल को फोन करो, कहाँ है देखो। ठीक है, क्या बकचोदी है, नॉर्म ऑफ f ऑफ x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ b बार। ठीक, तो इसको आप करके लाएंगे। अब इसमें कह दो प्रोडक्ट वाला नहीं लिखा गया, तो प्रोडक्ट के लिए इसका एक अलग तरीका है, अलग तरीके से दो प्रोडक्ट वाले किए जाएंगे यहाँ पर।
एक इनर प्रोडक्ट, एक डायरेक्ट प्रोडक्ट, दो होंगे इसमें, तो उसके लिए अलग से किया जाएगा अलजेब्रा। ठीक है, ये सब भले आपके एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कैसे करते हैं। तो इसको आप करके लेके आओगे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था। ठीक है, एक इप्सिलॉन के लिए 2 डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, एक एफ के लिए, एक जी के लिए, हमने शुरू में भी किया है, तो वही चीज आपको करके लेके आने हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, करके लेके आना। ठीक है, आगे फिर कल मिलेंगे तो हम इससे आगे बात को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज की बात यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे तो इससे आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।